Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. In today's video, we are going to cover the second most important chapter of economic survey, that is chapter number 8, which is on industry. This chapter speaks that industry's next leap. तो in future economic survey क्या कोट कर रहा है कि इंडस्ट्री में हमें क्या देखने को मिलेगा. हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा चैप्टर 1 दैट इज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर देखा तो उसमें आपको पता लगा होगा कि सर हमने स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात की है. स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात की है कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन में कुछ इंडिस्पेंसिबल मैनर में ऐड हों, अपना एडिशन देखें ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिस्पेंसिबल मैनर में, एंड दैट टू इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सोलर पैनल्स, टेक्सटाइल, डिफेंस आर्टिकल्स. तो ऐसे हमने कुछ स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबल चीजें सोची हैं जिनके थ्रू हम ग्लोबली वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होंगे और इंडिस्पेंसिबल में मैनर में हम एंटर करेंगे ताकि कल को कोई भी हमें ग्लोबल वैल्यू चेन से निकाल ना पाए. प्लस कल को किसी को भी कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो वो इंडिया को कॉल करें कि सर हमें ये सेमीकंडक्टर चाहिए, सर हमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए. ठीक है, तो हमने वो स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबल सेक्टर चुने हैं. तो इकोनॉमिक सर्वे भी इसी के लिए कोट कर रहा है और हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से शिफ्ट हो रहे हैं ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज की तरफ, हाई वैल्यू चेन इंडस्ट्रीज की तरफ. क्लियर? तो देखते हैं क्या कहता है चैप्टर नंबर 8. ओवरव्यू क्या कह रहा है? रिजिलिएंट है और रिन्यूड है हमारा मोमेंटम ग्लोबल चैलेंजेस के बाद भी. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देखने को मिला, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में ग्रोथ देखने को मिला अबाउट 9.3%. ओवरऑल इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिला अबाउट 7% फॉर FY 25-26 2025-26 के लिए एडवांस्ड एस्टिमेट्स हैं ये. ठीक है, तो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में आपने बढ़िया काम देखने को मिला. आप रिजिलिएंट हैं. ग्लोबली जो भी चल रही हैं दिक्कतें, वो क्या दिक्कतें चल रही हैं? You all people are very well known that how US is interpreting the world economy and how US is interfering in the world economy. वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं. तो उन ग्लोबल चैलेंजेस के चलते हमारी इकोनॉमी फिर भी रिजिलिएंट है और हमने नए मोमेंटम सेट किए हैं. वी हैव सेट द न्यू मोमेंटम्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरऑल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. ठीक है, तो इसके बारे में अभी बात करेंगे. देन हम कॉम्पिटिटिव हैं क्योंकि हमने इनोवेशन को अपना सहारा बनाया है ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होने के लिए. जैसे हमने स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात की है इन द स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स. ठीक है, देन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? अनइवन रिकवरी है. अनइवन रिकवरी है. 2025 में जो भी ग्लोबल डिसरप्शंस हुए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डील्स, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, टैरिफ्स लगाए गए, उससे हम अच्छे से रिकवर नहीं हो पाए ओवरऑल कंट्रीज या एरिया लेवल पर. बट इंडिया रिजिलिएंट है. तो वो हम डोमेस्टिक इकोनॉमी में बात करेंगे. जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के चलते और सप्लाई चेन की रीस्ट्रक्चरिंग के चलते, चाहे ऑफ शोरिंग हुआ, फ्रंट शोरिंग हुआ, ठीक है, तो चाइना का +1 पॉलिसी, सारे हर चीज़ में जो भी रीस्ट्रक्चरिंग हुआ सप्लाई चेन का, इंडिया रिजिलिएंट है. ठीक है, आज जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप पहले चैप्टर 1 का वीडियो देखिए ताकि आपका बेस बन जाए कि इकोनॉमी में ओवरऑल क्या स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रही. देन आप ये वीडियो देखें, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ फाइन बिट्स समझ नहीं आएंगे. ठीक है, सो इट्स अ पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल. नाउ अब क्या ग्लोबली शिफ्ट रहा हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ. तो ग्लोबल लेवल पर हाई टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंक्रीज हुआ है, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी मटेरियल्स, चाहे इन द टर्म्स ऑफ AI मॉडल्स, चाहे इन द टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज. किसी भी टर्म में आपने ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया है. ठीक है, तो ग्रोथ देखने को मिला टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में. ठीक है, क्या ग्रोथ मोमेंटम रहा इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं हम.
मीडियम टेक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रहा 1.7%, हाई टेक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी रहा 1.4%, बट लो टेक इंडस्ट्रीज में ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुका है। ये इकोनॉमिक सर्वे कोट कर रहा है ग्लोबल लेवल पर, ये डोमेस्टिक नहीं, ये ग्लोबल लेवल का डेटा है कि ग्लोबल लेवल पर मीडियम टेक इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने को मिला 1.7% एंड हाई टेक इंडस्ट्रीज अच्छे से compete कर रहे हैं मीडियम टेक इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि मीडियम टेक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ पहले कम था, अब वो कंपैटिबल मोड में आ रहा है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सारे ग्लोबल लेवल पर हाई टेक वैल्यू चेन्स क्रिएट करने की बात हो रही है। क्लियर? अब आते हैं इंडिया पर। नाउ इंडिया का ओवरऑल इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस कैसा रहा? ठीक है, दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग यूपीएससी प्रीलिम्स, एचसीएस प्रीलिम्स और पीसीएस मेंस, आपके पास अच्छे डेटा सेट्स मैं लेके आया हूं। क्या डेटा कोट करना है, किस तरीके से पॉइंट आउट करना है ट्रेंड्स को, तो मैं वहां ग्राफिक्स भी लेके आया हूं ताकि ट्रेंड लाइन हम बना सकें, समझ सकें। तो बड़े अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इंडिया स्पेसिफिक डेटा क्या है? ओवरऑल इंडस्ट्री का जीवीए ग्रोथ, जीवीए स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल जीवीए ग्रोथ रहा फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26, मतलब अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है मेरा, उसमें फर्स्ट हाफ में आपको 7% के लगभग ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि इसी टाइम पीरियड में पिछले साल मतलब अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 में ग्रोथ था वो 5.9% था। तो आपने ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा, जो आपका इंक्रीज था 5.9%, अब इंडस्ट्रियल इंक्रीज ज्यादा है, 7% के करीब है। बट अगर हम स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और ज्यादा फास्ट मोमेंटम दिखा रहा है। FY26 में फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज अप्रैल टू जून तक का क्वार्टर जो है आपका, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है 7.72% का ग्रोथ। बट जो सेकंड क्वार्टर है, जुलाई से सितंबर तक का जो क्वार्टर है, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9% का ग्रोथ दे रहा है। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ मोमेंटम ज्यादा है सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से। क्लियर? अब इसकी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग समझते हैं। दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका 5.9% ग्रोथ रेट था FY25 में, फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में 6% का ग्रोथ रेट देखने को मिला और फर्स्ट हाफ ऑफ 26 में आपको 7% का ग्रोथ रेट देखने को मिला। ठीक है, तो आपने ओवरऑल 1% के लगभग का इंडस्ट्रियल ग्रोथ नोट डाउन किया FY26 के लिए। ठीक है, एंड देन फॉर मैन्युफैक्चरिंग शेयर, मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है वो Q2 FY25, Q2 FY25 क्या बनेगा? जुलाई टू सितंबर 2024। यहां आपको डेंट देखने को मिला। ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइसेस हाइक पे थे तो आपको डेंट देखने को मिला। बट उसके बाद इंडिया ने देखिए कितनी फास्ट पेस पर अपना मैन्युफैक्चरिंग जीवीए का ग्रोथ बढ़ाया, 3%, 4%, 7%, 9%। तो अब 9% पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रियल जीवीए ग्रो कर रहा है। दैट इज अ वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड अनबिलीवेबल ये ग्रोथ मोमेंटम है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। 1991 के बाद से हम इंडिया के लिए ये क्लेम करते हैं कि इंडिया ने एक क्लास स्किप कर दी, एक सेक्टर स्किप कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर से आप सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है, तो चलो अगर पहले की सरकारें नहीं काम कर पाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर और अब की सरकार इस पर ध्यान दे रही है, एंड वी हैव द रिजल्ट्स, वी हैव द नंबर्स कि कितने फास्ट पेस पर आप मैन्युफैक्चरिंग जीवीए को, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ को देख रहे हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गवर्नमेंट या इकोनॉमिक सर्वे क्या कोट कर रहे हैं कि क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं? ग्रोथ ड्राइवर्स वही सेम रहेंगे जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े हैं। कहते हैं सर हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आप शिफ्ट हुए हो, आप AI मॉडल्स लेके आए हो, आप EV बैटरीज बना रहे हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहे हो, आप सेमीकंडक्टर्स बना रहे हो, आप मोबाइल फोन्स बना रहे हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं कि कैसे हायर वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इंडिया शिफ्ट हो रहा है। देन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे तो 4 बेसिक पिलर्स हमने तैयार कर दिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 4 बेसिक पिलर्स तैयार कर दिए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री गति शक्ति महापरियोजना, PM गति शक्ति महापरियोजना, जिसमें हमने
ओवरऑल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना है। देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें हमने 111 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। देन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी बिल्डिंग, गवर्नमेंट का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर को लीज पर देंगे, उनको हम प्राइवेट सेक्टर को रेंट पर देंगे और उनसे रेंट सीक करेंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें गवर्नमेंट कहते हैं कि अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीज का हमने इनकम अर्न करना है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंड देन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ताकि ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए काम किया, जिससे आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़िया रहा। देन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव चीज़ों पर काम कर रहा था। अब हम ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हम कैपिटल गुड्स सेक्टर को पुश देना चाहते हैं, हम कंस्ट्रक्शन टूल्स को भी इंडिया में बनाना चाहते हैं, हम शिपमेंट बिल्डिंग इंडिया में करना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द विजन इज कि गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करते हैं। एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्म, this is actually the thing where the growth is showing in terms of human development also, कि आपके पास फॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। आपके पास ईपीएफओ का डेटा है कि हर साल लगभग आपके पास 10 से 12 लाख लोग ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हैं, राइट। आपके पास ई श्रम पोर्टल का डेटा है कि लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो रहे हैं, तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। आपके पास एमएसएमई का डेटा है कि एमएसएमई वाले उद्यमी पोर्टल पर रजिस्टर हो रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन जितना होगा इकोनॉमी का, सरकार को भी उतनी ही नॉलेज मिलेगी ना कि कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेंट हैं इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड ऑन व्हाट नंबर ऑफ एमएसएमईज एंड व्हाट नंबर ऑफ पीपल आई हैव टू वर्क फॉर बाय ग्रोइंग देयर इंडस्ट्रीज, बाय ग्रोइंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। This is what the formalization of firms helps in growing the overall industrial and manufacturing GVA. Then technology structure, कि आपने सारी अपनी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज किया है, उसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है, और टेक्नोलॉजी के ही प्रोडक्शन के लिए आप ये सारे सेक्टर्स चुन रहे हैं जो पहले हमने बात की। So see, these are the growth drivers where the government is pushing the manufacturing sector to be indispensable in terms of strategic sectors for global value chains. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, these are some high-tech manufacturing products जो कि इंडिया देख रहा है, ठीक है। तो आप जनवरी 2021 से लेके लगातार एक स्लो मोमेंटम में ग्रोथ देख रहे हो, स्लो मोमेंटम में एक ग्रोथ देख रहे हो, ठीक है। बड़े अपटिक डाउनटिक, अपटिक डाउनटिक, बट ओवरऑल देखा जाए तो 9 बिलियन यूएस डॉलर से आप लगभग 15 बिलियन यूएस डॉलर के पास आ गए हैं हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो मीडियम एंड हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर 46% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड, ठीक है। तो लो वैल्यू एडिशन का शेयर जो है वो कम होता जा रहा है, और उसकी ग्रोथ भी स्टैग्नेंट है ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए भी, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। एंड नाउ जो आपका हाईटेक वैल्यू प्रोडक्शन है, उसमें आपने 4 साल में लगभग 67% का ग्रोथ देखा इन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, एंड योर मीडियम टेक इंडस्ट्रीज एंड हाई टेक इंडस्ट्रीज बोथ कंबाइनिंगली कंट्रीब्यूट टू अबाउट 46% ऑफ द जीवीए। तो ये एक अच्छी बात है कि कैसे इंडिया का रोल इन द ग्रेटर गुड फॉर द हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस रैंकिंग अच्छा हुआ है, जिसमें इंडिया का जो रैंक था 2022 में 40 था, अब 2023 में इसका रैंक 37 आया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं? मीडियम एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस रैंकिंग। ये हमें 2022 में 40 था, 2023 में 37 है, तो एक साल में आपने 3 पॉइंट रैंक अपना अच्छा किया हाईटेक और मीडियम टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। बिजनेस सेंटिमेंट्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो अबव 50 है, ठीक है, अबाउट 56 के आसपास है,
PMI दैट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये बताता है कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में परचेजिंग मैनेजर कितना परचेज कर रहे हैं, और ये 50 से जितना अबव होता है इसका मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं कि ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है, और अगर ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी 50 से अबव है, ठीक है। एक्सपेंशन जोन में है मार्च 2023 से लेकर। RBI का बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है जो ये बता रहा है कि जो ये इंडेक्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स के मार्केट के लिए आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, वो न्यूट्रल लेवल से अबव है, वो न्यूट्रल लेवल से अबव है। तो आपके जितने भी नेशनल इंडेक्सेस हैं वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही दिखा रहे हैं हर तरह के काम के लिए, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा है आने वाले साल के लिए, इन्वेस्टमेंट की जो पॉजिटिव आउटलुक है आने वाले साल के लिए, जिससे डिमांड ग्रोथ भी साथ में होगी। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना है, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा तो इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल इकोनॉमी में हम नेक्स्ट ईयर के लिए अगेन और ज़्यादा पुश देख रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा कंजम्पशन सेक्टर हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ कोर इनपुट इंडस्ट्रीज के बारे में इकोनॉमिक सर्वे क्या कोट कर रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। इसमें डेटा है काफ़ी जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी चाहिए। सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने देखा अराउंड 690 मिलियन टन, और प्रोडक्शन हो रहा है 453 मिलियन टन्स का। तो जैसे जैसे हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हम साथ साथ में ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। क्या ज़्यादा ड्राइवर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अर्बनाइजेशन, हाउसिंग एंड स्मार्ट सिटीज। तो जहाँ जहाँ हमें सीमेंट का जरूरत है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमने वहाँ सीमेंट का इस्तेमाल किया। कंजम्पशन की बात करें तो ग्लोबल एवरेज है 540 किलोग्राम, ठीक है, बट इंडिया में 290 किलोग्राम पर कैपिटा। ऑब्वियसली हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये पर कैपिटा कंजम्पशन कम हो जाती है, बट प्रोडक्शन लेवल स्ट्रांग है हमारे, ग्लोबल लेवल पर हम अच्छा कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है कि 85% ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। सो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, और कुछ सेंट्रल पार्ट जो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कुछ आपका वेस्टर्न पार्ट। तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस सारी बेल्ट में, इस सारी आपकी इंडिया की बेल्ट में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है सीमेंट का, ठीक है। नॉर्थ जो सेक्टर है आपका, या नॉर्थ जोन जो है आपका, वहाँ आपको सीमेंट प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा होप नहीं दिखता है, बट 85% कंस्ट्रक्शन आपका इन्हीं स्टेट्स में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्टेट्स में आपका 85% सीमेंट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो इसको आप और बूस्ट कर सकते हो, आप इनके जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं उनमें भी आप चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हो। तो इकोनॉमिक सर्वे ये कोट करता है। देन दूसरा कोर सेक्टर हमारा स्टील। स्टील अगेन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना, ठीक है। सीमेंट के केस में भी चाइना, स्टील के केस में भी चाइना, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है सीमेंट के केस में भी, स्टील के केस में भी, ठीक है। अब 2020-21 को कंपेयर किया है 2024-25 के साथ। कहते हैं सर क्रूड स्टील का प्रोडक्शन जो कि 2020-21 में हम देख रहे थे 103 मिलियन टन के आसपास, वो हुआ है 152 मिलियन टन के आसपास। तो लगभग 50% का ओवरऑल इंक्रीज है पिछले 4 साल में। फिनिश्ड स्टील की प्रोडक्शन की बात करें तो ये था लगभग 96 मिलियन टन के आसपास, और जो कि हो गया है 146 मिलियन टन के आसपास। तो अगेन 50% का इंक्रीज है इन द फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन पिछले 4 साल में। और स्टील कंजम्पशन की बात करें तो ये भी 95 मिलियन टन से 152 मिलियन टन, 50% से भी ज़्यादा। तो ये क्या शो कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील की डिमांड कर रही है, ठीक है। आप ज़्यादा रेलवे के पर काम कर रहे हो, अगेन आपको वहाँ स्टील चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड्स पर, रेलवे ब्रिजेस पर काम कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रैक्स बना रहे हो, आपको स्टील ही स्टील चाहिए।
तो आपके पास, आप सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो, आप जितना मर्जी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। आप सीमेंट के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो, स्टील के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो, आपके पास सारी बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, और आप कर भी रहे हो। आप देख भी रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कितना तेजी से सरकार प्रोवाइड कर रही है, जिससे ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा बेस तैयार हो रहा है। प्लग एंड प्ले मॉडल पर हम सरकार काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल नोड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो प्लग एंड प्ले मॉडल पर आप इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देख रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ चैलेंजेस बताए जा रहे हैं कि स्टील फैक्ट्रीज में अभी भी हमें एनर्जी के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है कोकिंग कोल पर। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? हम मिशन कोकिंग कोल लेके आए 2022 में, जिसमें हमारा टारगेट है 140 मिलियन टन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है कोल का बाय 2030। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मिशन कोकिंग कोल कब आया? 2022, और इसमें क्या टारगेट है? 2030 तक 140 मिलियन टन डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है कोकिंग कोल का बाय 2030। क्लियर? नाउ फॉर कोल, कोल रिमेन द सेंट्रल टू इंडियाज एनर्जी सिस्टम। ठीक है, अब ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सोर्स है कि आपका एनर्जी मिक्स क्या है। सर, विद द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स, इंडिया के पास वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया कोल का, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया कोल का। थर्ड पॉइंट, 55% ऑफ द नेशनल एनर्जी आपको कहाँ से आ रही है? कोल से। 55% ऑफ द नेशनल एनर्जी मिक्स आपको कहाँ से आ रहा है? कोल से। एंड 74% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन, जितना भी बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, 74% आपका कोल इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चारों बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, आई सेड बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डेटा है फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, 55% ऑफ द नेशनल एनर्जी मिक्स एंड 74% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं? कोल का शेयर है एनर्जी मिक्स में 55%, पावर जनरेशन में 74%। ये दो डेटा ज़्यादा ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, वो भी आप साथ में एडिशनली याद रख सकते हैं अगर आप इतना डेटा स्टोर कर पाते हैं अपने माइंड में। ठीक है, चलिए कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के लिए क्या बात आ रही है? कैपिटल गुड्स के लिए समझें तो एक्सपोर्ट्स जो है वो बड़ा है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। कैपिटल गुड्स के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक्सपोर्ट बड़ा है कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 2026-27 के बजट में एक स्कीम लेके आई है जिसमें हम कैपिटल गुड्स सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना चाहते हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए हम प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं। तो अगर आपने वो मेरे बजट के वीडियो देखे हैं जो कि यूट्यूब पर ही अपलोडेड हैं, तो उसमें हमने कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए बात की है कि हम कंस्ट्रक्शन में कैपिटल गुड्स को कैसे प्रमोट करना चाहते हैं, और वो भी जो कि इंडिया से बना हुआ कैपिटल गुड्स है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोना शो कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है कैपिटल गुड्स का, हमारा इंपोर्ट क्या है कैपिटल गुड्स का, और हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या है कैपिटल गुड्स का। ठीक है, पिछले 10 साल का डेटा है, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन मुझे मिलेगा। इंपोर्ट क्या बोल रहे हैं? ब्लू कलर एक्सपोर्ट है, ग्रीन कलर इंपोर्ट है। पहले इंपोर्ट को देखते हैं कैपिटल गुड्स के लिए। ये मेरी कुछ ट्रेंड लाइन सी बनेगी। तो कोविड के बाद से हमने लगातार इंक्रीज देख रहे हैं इन द इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। कोविड के बाद से आपके कैपिटल गुड्स के एक्सपोर्ट में भी ऑलमोस्ट इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। बट प्रोडक्शन की बात करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, तो कोविड से कुछ टाइम पहले, कोविड तक आपने डेंट देखा, उसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज आप देख रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स विद इन इंडिया। तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ही तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा देख रहे हो। और जो ये इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट उन कैपिटल गुड्स का है जिनसे हम इंडिया में कैपिटल गुड्स ही बना रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया में मैं अगर मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूं, वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूं इंडिया में और नई मशीनें बनाने के लिए। राइट? ठीक है, चलिए देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में डेटा है। इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेजर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बन गया है। हमारा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लार्जेस्ट मार्केट है, और 3rd लार्जेस्ट मार्केट है हमारा
कमर्शियल व्हीकल के लिए और 4 व्हीलर के लिए या पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर का? एम्प्लॉयमेंट मिलता है जी 30+ मिलियन लोगों को, और जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 15%। ठीक है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का अच्छा सोर्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, अब इसमें डेटा क्या बता रहा है? इसमें डेटा अगेन प्रोडक्शन का है, सेल्स का है और एक्सपोर्ट का है। ठीक है, कोविड के बाद से कुछ डेंट आया था आपके एक्सपोर्ट्स में, बट जब से आपने जीएसटी कम किया है, रेट्स कम हुए हैं, रेट्स रैशनलाइज हुए हैं, तो आपके ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़े हैं। ठीक है, देन टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो कोविड के बाद कुछ टाइम के लिए डेंट देखने को मिला था ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन में, उसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज आपको कोविड के बाद आप क्या ट्रेंड देख रहे हो कि ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन में कंटिन्यूस इंक्रीज है, एंड कोविड के बाद डोमेस्टिक सेल में भी कंटिन्यूस इंक्रीज है। तो लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा कंजम्पशन वाले सेंटिमेंट्स हैं, कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। और अगर हम ओवरऑल CAGR की बात करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अडॉप्ट। ठीक है, FY20 में आपके पास नियर टू 0 यूनिट्स थी जो कि EV रजिस्टर हो रही थी। ठीक है, और अब आप ग्रोथ देखिए तो लगभग पिछले 5 साल में 62% के लगभग का ग्रोथ है EV रजिस्ट्रेशंस में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे हैं, तो लोग क्लाइमेट चेंज के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि उनके तरफ से कार्बन एमिशन कम हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना भी रहे हैं हम, राइट? तो वहाँ भी एक बेनिफिट मिलता है हमें। देन ऑटोमोबाइल के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं? PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ठीक है, बजट याद रखना जरूरी नहीं है, एलोकेशन याद रखनी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने स्टेट PCS के मेंस देने हैं। ये स्कीम्स हैं हमारी जिसमें हम ऑटो मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं। PLI फॉर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, PLI फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज, PM E-ड्राइव स्कीम, PM E-बस सेवा स्कीम, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स। ठीक है, तो कैसे हम EVs को बढ़ाना चाहते हैं इंडिया में, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं इंडिया में, उसके लिए 5 स्कीम्स, उनकी क्या बजट एलोकेशन है, क्लियर? चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें ह्यूज चेंज आया है। 2021 में इंडिया का रैंक था एक्सपोर्ट्स में 7th और 2024 में इंडिया का रैंक है 3rd। 3 साल में आपने 4 पॉइंट बाजी मारी है इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन में, एंड मेजरली इन मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो देखते हैं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है आफ्टर चाइना। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितनी थी इंडिया में? 2014 में 2, और अब 300 से भी ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में। ठीक है, अब ये ओवरऑल डेटा है। ब्लू लाइन फॉर प्रोडक्शन, ग्रीन लाइन फॉर इंपोर्ट्स एंड ऑरेंज बार फॉर एक्सपोर्ट्स। तो 2022 के मुकाबले लगातार आपके मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन 6.4 से 8.3, 9.5, 11.3, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। बट अगर हम ओवरऑल इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट भी हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, किन चीज़ों के? इलेक्ट्रॉनिक्स के ओवरऑल। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। बट अगेन इसमें पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट है ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है जो मैं इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा हूँ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट मुझे तंग नहीं कर रहा, क्योंकि इससे मैं अपने फिनिश गुड्स तैयार करके आगे उनको फर्दर एक्सपोर्ट ही कर रहा हूँ। तो वो एक इंडिया के लिए अच्छा मोमेंटम है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर बन गए हैं, एक्सपोर्टर बन गए हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं हमारे पास? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, PLI 2.4 IT हार्डवेयर ओनली, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये आया था 2025-26 के बजट के साथ, 2025-26 के बजट के साथ, और इस बार इसका बजट एलोकेशन बढ़ा दिया है, 40,000 करोड़ कर दिया है इस बार के बजट में। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है, देन स्पेक्स स्कीम फॉर स्पेसिफिक पार्टिकल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, स्पेक्स स्कीम, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो कि अभी 2.0 मैनर में लॉन्च किया गया है विद 2026-27 का बजट। 2026-27 के बजट में इसको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 करके रिवैम्प करके लॉन्च किया है, जिसमें हमने ज़्यादा काम करना है ऑन फैब्रिकेशन यूनिट्स।
फैब्रिकेशन यूनिट्स पर हमने ज़्यादा काम करना है। तो इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है कि अलाइन हो रहा है हमारे बजट के साथ कि क्या देखा और बजट कैसे चला रही है सरकार। चलिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा ग्रोथ प्लेयर रहा इंडिया। इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ग्लोबल लीडर है, थर्ड लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री है बाय वॉल्यूम, और 20% ग्लोबल शेयर है हमारा जेनरिक मेडिसिन में, जिसके लिए हम इंडिया को क्या कोट करते हैं, इंडिया इज द फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फार्मेसी, इंडिया को हम ऐसे डिनोट करते हैं। वैक्सीन की बात करें तो इंडिया सप्लाई करता है ग्लोबल लेवल पर मेजर वैक्सीन लाइक डीपीटी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन एंड मीजल्स वैक्सीन। तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वैक्सीन का इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोथ। मेडिकल डिवाइसेस की एक्सपोर्ट्स की बात करें, अब खुद सोचिए, आज से 10-15 साल पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया मेडिकल डिवाइसेस भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम अपना कितना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लेके आए हैं, हम यहाँ से ही सोच सकते हैं। ठीक है, ये सेक्टर मूव देख रहा है कॉम्प्लेक्स जेनरिक, बायोसिमिलर्स और इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। बायोसिमिलर्स क्या है, आप बायो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, और डेटा क्या बोलता है कि पहले आप $2.5 बिलियन तक का प्रोडक्शन देख रहे थे, अब आप $4 बिलियन तक का प्रोडक्शन देख रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट देख रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस का। तो लगभग पिछले 4 साल में आपने अराउंड 60% का एक्सपोर्ट ग्रोथ देखा इन मेडिकल डिवाइसेस फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो 60% का लास्ट 4 इयर्स में आपने CAGR देखा है इन मेडिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट्स। क्लियर, ये डेटा एक्सट्रैक्ट करता है हमें प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए। चलिए, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री का साइज है लगभग $180 बिलियन, 2% ऑफ GDP के आसपास ये कंट्रीब्यूट करता है, बट मैन्युफैक्चरिंग GVA का ये 11% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर। और ज़्यादातर MSMEs भी टेक्सटाइल का ही काम करती हैं। ठीक है, और वुमेन MSME भी, वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो ओवरऑल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग बात करें, लार्जेस्ट कॉटन कल्टीवेटर है इंडिया, लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट सिल्क एंड कॉटन प्रोड्यूसर है। तो आपके पास अच्छा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बट पॉइंट यहाँ है कि अब ग्लोबल जो डिमांड है वो पॉलिएस्टर की है, वो वैस्कॉस की है, ठीक है, वो सिल्क का है या फिर वो लिनन का है। तो वहाँ आपके पास आपको बहुत जल्दी ट्रांजिशन करना होगा, शिफ्ट करना होगा इन द ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, बट इंडिया के लिए एक बात यहाँ अच्छी आ जाती है कि इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल पर बहुत काम कर रहा है, इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल पर बहुत काम कर रहा है। तो वहाँ इंडिया के लिए एक अच्छी बात आ जाती है, इंडिया अभी टॉप 10 रैंक की कैटेगरी में आ गया है इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, लाइक डिफेंस रिलेटेड आइटम्स, मेडिकल रिलेटेड आइटम्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड वियर्स, उस चीज़ों में इंडिया का टॉप 10 में नाम शामिल हो गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो वहाँ इंडिया काम कर रहा है, बट नए और मटेरियल को जोड़ने की जरूरत है ताकि ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड है टेक्सटाइल की हम वही मीट करें। जो दिखता है वो बिकता है और जो डिमांड है वही बेचेंगे। चलिए, नाउ एक्सपोर्ट्स की बात करें टेक्सटाइल सेक्टर में, तो आपका जो एक्सपोर्ट है पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा सा ग्रोथ दिखा रहा है, इंपोर्ट भी ग्रोथ दिखा रहे हैं। बट आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपोर्ट करते हो, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट करते हो। मेजर जो शेयर है वो है कॉटन टेक्सटाइल का, और सबसे पहला मेजर जो शेयर है वो है आपके पास जूट प्रोडक्ट्स का। तो जूट और कॉटन प्रोडक्ट्स का आपका एक्सपोर्ट शेयर बहुत ज़्यादा है, बट आपके पास मोमेंटम है जिसमें 14% का आपके पास मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ मैन मेड टेक्सटाइल। जैसे मैंने आपको पॉलिएस्टर का, वैस्कॉस का उसका एग्जांपल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास और ग्रोथ मोमेंटम है, आप इसको टैप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैन मेड टेक्सटाइल्स। तो इसको और एक्सप्लोर करना होगा। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया लगभग $40 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट देख रहा है। ठीक है, चैलेंजेस अभी भी क्या है, फ्रेगमेंटेड है वैल्यू चेन आपकी फ्रेगमेंट हो जाती है वियतनाम की तरफ, बांग्लादेश की तरफ। तो अपने नेबर कंट्रीज से जो हमें कंपटीशन फेस करने को मिलता है उसके बारे में बात करनी होगी। हैवी डिपेंडेंस है इंडिया का कॉटन के ऊपर, मैनमेड फाइबर्स पर हमें शिफ्ट करना होगा, और लॉ टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है। टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन अच्छा सा नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे कोट करता है जिसके बारे में अभी काम करना होगा।
देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में स्पेसिफिकली कुछ डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2020 में लॉन्च किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। 14 सेक्टर्स कवर हैं, लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें आता है। तो इसमें होगा क्या, सरकार कहते कि पहले हमारी जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज थी कि हम तुम्हें बेनिफिट पहले ही दे देंगे, तुम प्रोडक्शन कर लो। अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है, तुम एक्चुअल में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दिखाओ, तुम रिजल्ट दिखाओ, हमसे इंसेंटिव लो जितना मर्जी। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यू हैव टू प्रोड्यूस मोर, यू हैव टू सेल्स मोर, यू हैव टू सप्लाई मोर, देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द इंसेंटिव। तो PLI स्कीम कुछ इस तरीके से काम करता है। और 14 सेक्टर्स हमने यहाँ कवर किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। ये अचीवमेंट है 2025 तक की, सितंबर 2025 तक की प्रोडक्शन इंसेंटिव्स की। तो इंसेंटिव कितना दे दिया, 2 लाख करोड़ का। सेल कितना हुआ है, लगभग 19 लाख करोड़ के आसपास। एक्सपोर्ट कितना हुआ है, लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास। तो पिछले 5 साल में इतना हमें चेंज मिला। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास का, और अप्रूव हुई है एप्लीकेशन 800 MSME या लार्ज एक्सपोर्टर्स की। क्लियर। तो ये डेटा आप जरूर याद रखेंगे जो बच्चे मेंस के लिए PLI स्कीम का क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। और ओवरऑल जो प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये याद रखेंगे PLI स्कीम क्या था, कब आया था, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आया था, और कौन से सेक्टर्स इसमें कवर हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर बेनिफिशियरीज कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया का रैंक 7 से 3rd लार्जेस्ट हो गया है। फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया का 20% जेनरिक मेडिसिन में शेयर है। टेलीकॉम सेक्टर में हमने बात किया कैसे मोबाइल फोन में हम ज़्यादा ओवरऑल 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी बात करें तो इंडिया ऑटोमोबाइल्स के केस में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑटोमोबाइल्स का इंडिया। तो यहाँ पर भी आपके पास एक अच्छा रैंक है इंडिया का। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल। तो PLI से इन सेक्टर्स में स्पेसिफिकली ज्यादा बेनिफिट मिला है। एंड अलॉन्ग विद सेमीकंडक्टर्स, EV बैटरीज, सोलर ग्रिड्स, सब में बेनिफिट मिला है। चलिए नाउ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में कोट करता है इकोनॉमिक सर्वे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2025-26 के बजट में आया था, तो 2035 तक के लिए हमने मतलब अराउंड 10 साल के लिए इसको चलाना है। हमारा टारगेट है कि जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है GDP में लगभग 13% है, उसको बढ़ाकर 25% करना है। और हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल में लगभग 143 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो जाएं, लगभग 143 मिलियन जॉब क्रिएट हो जाएं, और जिससे हम ज़्यादा गुड्स का एक्सपोर्ट करें, जिसमें हम गुड्स एक्सपोर्ट में टारगेट रख रहे हैं $1.2 ट्रिलियन का। ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा हो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, गुड्स का एक्सपोर्ट हो 1.2 ट्रिलियन का नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंदर। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, जो भी बच्चे UPSC HCS के प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं या अटेम्प्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। नाउ सेक्टर वाइज क्या स्ट्रेटजीज बताई गई है इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। स्केल सेक्टर की बात करें तो ज्यादा स्केल मतलब ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन लेवल कहां बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल में और फार्मास्यूटिकल्स में। फिक्स एंड ट्रांसफॉर्म, आपको इनको आपने फिक्स किया है और ये धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो सेक्टर्स को, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को, कैपिटल गुड्स सेक्टर को। सीड सेक्टर्स जहां पे आप अभी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट ला रहे हो और इनको ग्रो करना चाहते हो, सेमीकंडक्टर एंड EVs। क्लियर। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, इसको ज्यादा बूस्ट, इसमें धीरे धीरे काम कर रहे हैं, इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर द PLI और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ठीक है। इनोवेशन, R&D, रिसर्च आउटपुट के लिए इंडिया का ग्लोबल पोजीशन क्या है। इनोवेशन एंड रिसर्च R&D के लिए इंडिया का पोजीशन 2010 में था 7th, आज है 3rd। तो 15 साल में हमने 4 पॉइंट बाजी मारी इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ठीक है। तो इसमें हमने मेजर क्या क्या चीजें लाई हैं, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया AI मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो कैसे आप इनोवेटिवली ज्यादा रिसर्च करके, ज्यादा स्ट्रैटेजिकली डेवलपमेंट करके चीजों का, नए प्रोडक्ट्स का, नए मर्चेंडाइजेस का आप इनोवेटिवली काम कर रहे हो, उसके लिए इन चीजों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का 4th
ट्रेडमार्क फाइलिंग्स, 4th लार्जेस्ट ट्रेडमार्क फाइलिंग हो रही है, 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलिंग हो रही है इंडिया में, और 7th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन में फाइलिंग हो रही है, जिसके चलते इंडिया का रैंक 2019 में 66 था, वो 2025 में 38। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी कौन बना रहा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला ओवरऑल रैंक है इनोवेशन और R&D के लिए 7 से 3rd, और ये वाला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रैंक है, दोनों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास रैंक रहा 2019 में 66 और 2025 में 38। तो कैसे आपका रैंक भी बढ़ रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ज्यादा इनोवेशन कर रहे हो वो भी शो हो रहा है, और ओवरऑल R&D को भी कैसे प्रमोट कर रहे हो विद अनुसंधान रिसर्च फंड, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन एंड ऑल, वो भी इकोनॉमिक सर्वे कोट कर रहा है। क्लियर? तो ये डेटा है कि कैसे आपने इंडिया का रैंक सुधारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा हमें प्रोवाइड करता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, 2016 में आपके पास लगभग 500 स्टार्टअप थे, पर 10 साल के अंदर 2025 में आपने 2 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप लगा लिए, थैंक्स टू स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, या स्किल इंडिया मिशन। हर चीज़ में सरकार कहते हमें बेनिफिट हुआ है कि हमने इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया। क्लियर? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की बात करें तो 1 लाख करोड़ का ये बनाया गया था, और पिछले साल के बजट में इसका 20,000 करोड़ का और ज़्यादा बढ़ा दिया हमने एलोकेशन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड का। नाउ दिस डेटा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चैप्टर 8 ऑफ दैट इज इंडस्ट्री फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, वहां से भी आप देख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डिफेंस स्पेस में इंडिया का क्या रैंक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में इंडिया के क्या क्या अलग रैंक है, बायोटेक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एडवांस मटेरियल्स में और एनर्जी में। ये ग्लोबल रैंक है। 3rd इन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंजन्स, 3rd इन ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, 4th इन ड्रोन्स वार्निंग एंड कोलैबोरेटिव रोबोट्स। तो ये सारे आपको याद नहीं होंगे, मैं मानता हूं, बट ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट वन ऑफ ईच, one for defense and robotics, one for defense quantum computing, one for biotech, one for AI, one for advanced material, one for energy, ताकि अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज कुछ आ गया तो भी हम आंसर को करेक्ट या इनकरेक्ट साबित कर पाएं, और जो मेंस लिखेंगे वो इसका डेटा का इस्तेमाल कर पाएं इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन और एनीथिंग। ठीक है, ये डेटा आपको कौन दे रहा है? ये डेटा आपको दे रहा है ASPI का क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर, ASPI का क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर। तो इंडिया का रैंक कैसे, अब देखिए ओवरऑल टॉप 5 में रैंक है हर जगह, थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो टॉप 5 में रैंक है हर जगह इंडिया का इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न हाईटेक सेक्टर्स, डिफेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, AI, एडवांस मटेरियल, एनर्जी। ट्रू? तो यही चीजें हैं जिन्होंने इंडिया को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है, और इतनी जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस लास्ट स्लाइड शोज ग्लोबल इनोवेशन लीप। कैसे आपने ग्लोबली इनोवेशन में लीप लेके आया। इंडिया का रैंक है 12th इन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर। वर्ल्ड लेवल पर आप कितना स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और कल्चर लेके आते हो, और वो भी हमने देखा 10 साल में आपने लगभग 2 लाख नए स्टार्टअप खड़े कर दिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और कल्चर अच्छा है। 4th इन ट्रेडमार्क्स, 6th इन पेटेंट्स एंड 7th इन इंडस्ट्रियल डिजाइन इन ग्लोबल फाइलिंग। ये कौन बता रहा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बता रहा है 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। क्रिटिकल टेक ब्रेक थ्रू की बात करें, टॉप 5 है हम ग्लोबली 45 आउट ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में। 45 टेक्नोलॉजीज में आउट ऑफ 64 हमारा टॉप 5 रैंक है, जो अभी मैंने आपको ये वाला डेटा बताया। ठीक है, ASPI का फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ठीक, जो कि 2003 से 7 में हम सिर्फ 4 इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में टॉप 5 में थे। 2007 के बाद हम 2025 में 45 नए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में टॉप 5 पर आ गए। क्लियर सर? सो दिस विल बी द चैप्टर फॉर इंडस्ट्री, एंड आई नो मैं ये वीडियोस जो हैं वो चैप्टर वाइज नहीं बना रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है। फर्स्ट चैप्टर के बाद सीधा 8 चैप्टर, बिकॉज क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, क्योंकि कुछ स्टेट्स का PCS नज़दीक आ रहा है,
तो मैं वो चैप्टर पहले दे रहा हूं जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कितना डेटा किया हमने, कितने ट्रेंड देखे, कितने रैंक्स देखे, यही हमें प्रीलिम्स में काम आएंगे। और जो भी डेटा या उनके सोर्सेज और हमने रैंक्स देखे हैं वही हमें अच्छा आंसर लिखने में सब्सटैंशिएट करेंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, जिसमें नया चैप्टर समझेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर, या फिर गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट के फाइनेंसिस के बारे में बात करेंगे, ताकि GS3 के साथ साथ GS2 भी लिखना अच्छा हो, जहां भी हमें गवर्नेंस, फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में सवाल आ सकता है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।